गुड मॉर्निंग. सो लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, दैट वाज माउथ. सेकेंड पार्ट हमने पढ़ा फैरिंग्स, थर्ड वाज ईसोफेगस, फोर्थ वाज स्टमक. अभी हम फिफ्थ पार्ट पढ़ रहे थे, दैट वाज स्मॉल इंटेस्टाइन, या हमने इसको कहा था स्मॉल बॉबल. थोड़ा सा लास्ट क्लास में जो मैंने बता दिया था, पहली बात, ये लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा है लेकिन इसका डायामीटर कम है, इसी वजह से इसका नाम था स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यू टू लेस डायामीटर. दूसरी बात, हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जजनम और इलियम. मैं भी आपको ये तीनों पार्ट्स बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में, और मैंने आपको ड्यूडेनम का डिटेल बताया था कि ये सबसे वाइड पार्ट है, सबसे चौड़ा है, लेकिन इसका जो लंबाई है वो सिर्फ 20 से 25 सेंटीमीटर के लगभग ही होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर. दूसरा हमने कहा ये ड्यूडेनम के अंदर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है. इसी ड्यूडेनम ने रिसीव किया था हेपाटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, जो कि बनता है बाय जॉइनिंग ऑफ द बाइल डक्ट कमिंग फ्रॉम लिवर एंड बाय द पेनक्रियाटिक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कमिंग फ्रॉम द पेनक्रियाज. उससे ही बना था ये, और इसमें पहुंच जाता है बाइल जूस ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस ऑफ पेनक्रियाज. रिसीव हो गया था ड्यूडेनम में. तीसरी बात हमने कहा कि इसका लोकेशन रेट्रोपेरिटोनियल है. सब ऑर्गन्स दीवार से मीजेंट्री की मदद से लटक कर इस तरह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन ये यहाँ लटकने की बजाय साइड में दीवार से अटैच हो जाता है, क्योंकि इसके पास मीजेंट्री प्रेजेंट नहीं होती है. तो विदाउट मीजेंट्री जो भी ऑर्गन्स हैं, जिसमें से पहला ऑर्गन आज हमने पढ़ा, and which get attached to the body wall because mesentery is absent, उनको रेट्रोपेरिटोनियल कहते हैं. और जब हम उनको सामने से ऐसे फ्रंट व्यू देखें ना, तो फ्रंट व्यू में वो नज़र नहीं आते, वो फ्रंट व्यू वाले ऑर्गन्स के पीछे को छुप जाते हैं. मतलब आगे से मुझे स्टमक दिखेगा, लिवर दिखेगा, बाकी का स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा, और ड्यूडेनम उनके थोड़ा सा पीछे को छुप जाएगा. फिर हमने कहा ड्यूडेनम का मेन काम है कि खाना जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में, उस खाने को रिसीव करना है और आगे फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ा देना है. सो द पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक, द पाइलोरस पार्ट ऑफ स्टमक रिलीजेस द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड into the duodenum, that is the first part of small intestine, and the opening of stomach into this part of small intestine was regulated by pyloric sphincter. तो ये याद कर लो, हमने लास्ट क्लास में स्टमक का डायग्राम बनाया था. उस डायग्राम में हमने पाइलोरिक स्फिंक्टर को रिप्रेजेंट भी किया था कि पाइलोरिक स्फिंक्टर वो है जो स्टमक से ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इस ओपनिंग का रेगुलेशन करने वाला जो स्फिंक्टर है उसका नाम था पाइलोरिक स्फिंक्टर. और आखिरी में मैं आपको बता के गई थी कि ड्यूडेनम एक ऐसा हिस्सा है जिसके म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. तो म्यूकोसल ग्लैंड्स भी हमने पढ़े थे, और सब म्यूकोसल ग्लैंड एक ही था जिसका नाम था ब्रूनर्स ग्लैंड. तो ये सब बात हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में अबाउट ड्यूडेनम. अब लिखो सेकेंड पार्ट, जजनम. जजनम 2.4 से 2.5 मीटर
लॉन्ग है। तो इसका लंबाई देखो डिओडेनम से काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला जो जजनम है, इट इज़ मोस्ट वैस्क्यूलर पार्ट। वैस्क्यूलर से बात समझ आती है? वैस्क्यूलर से मतलब है कि यहाँ पर खून यानी कि ब्लड कैपलरीज सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। ब्लड कैपलरी ज़्यादा रहेंगी तभी तो यहाँ पर ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जल्दी जल्दी हो पाएगा। भाई हमने शुरुआत में ही कहा था ना कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि खाने को डाइजेस्ट करके खून में डालना है। अब खून में डालना है तो सरफेस एरिया भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लड कैपलरीज बहुत ज़्यादा हैं। सो द मेन एरिया फॉर कंप्लीटिंग डाइजेशन ऑफ फूड, ये नहीं कहना कि डाइजेशन एंटायरली यहाँ होती है। डाइजेशन स्टमक से शुरू हो चुकी है, यहाँ कंप्लीट होगी, बट स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बहुत ही कम होता है। सो जजनम आगे जाकर देखेंगे जब एब्जॉर्प्शन तक पहुँचेंगे, जजनम मेन साइट बनने वाला है टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू मेनली कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है। अब जजनम के म्यूकोसा में भी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। सो कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड्स। ये बात मैंने आपको ग्लैंड्स में बताई थी, यहाँ पर फिर से बता रही हूँ। इसके म्यूकोसा सब म्यूकोसा दोनों में ग्लैंड हैं, इसके सिर्फ म्यूकोसा में ग्लैंड हैं। और म्यूकोसल ग्लैंड्स को हमने रिप्रेजेंट किया था इन बिटवीन एनी टू विलाई। याद आ रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे। तो अब आपको विलाई का सबका मतलब समझाने वाली हूँ। तो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है जजनम। 2.4 से 2.5 मीटर लॉन्ग है, सबसे वैस्कुलर हिस्सा है एंड कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसल ग्लैंड्स। अब लिखो लास्ट पार्ट इलियम। इट इज़ द लास्ट बट द लॉन्गेस्ट पार्ट। इसका लेंथ अप्रॉक्स 3.6 मीटर होता है। तो तीनों में से देखें तो सबसे लंबा हिस्सा यही है। सो इट इज़ द लास्ट बट द लॉन्गेस्ट पार्ट, अबाउट 3.6 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट, इट इज़ हाईली कॉइल्ड। ये क्योंकि ज़्यादा लंबा है तो ज़्यादा कॉइल सा हो जाता है, उलझ ज़्यादा जाता है। तो इलियम के अंदर खाने का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर म्यूकोसा में ग्लैंड्स नहीं होते। याद करो मैंने लिखाया था पहले, म्यूकोसल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम एंड जजनम। इलियम में ग्लैंड्स नहीं होते। तो जितना इंटेस्टिनल जूस यानी कि सक्कस एंटेरिकस बनना था, खाने के साथ मिक्स होना था, वो सब हो चुका है जजनम तक। इलियम का काम बस है खाने को एब्जॉर्ब करना, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया, जो खाना हम तोड़ ही नहीं पाए, तो एब्जॉर्प्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को इकट्ठा करके बढ़ाना है आगे टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। ठीक है। तो ये बात हुई इलियम की। तो डेडनम, डिओडेनम, जेजनम और इलियम को हमने इंडिविजुअली तो देख लिया। अब ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। देखो हम ऐसा कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंटरनली लाइंड बाय ब्रश
बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। लिखो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज internally lined by brush bordered columnar epithelium। लाइन लिखेंगे पहले, स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंटरनली लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। जबकि याद करो, मैंने आपसे कहा कि ड्यूडेनम इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो देखो, ड्यूडेनम वाला हिस्सा तो था ही कितना छोटा सा, जो मेन हिस्से हैं वो हैं जजनम और इलियम। तो ओवरऑल हम ऐसा कह देते हैं कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम है। अब एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों के सिलेबस में है, आप पढ़ते हो। तो पहली बात, एपिथेलियम रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। जब कॉलमनार कहो मतलब ये सेल्स लंबे हैं, इस तरह से हैं। और आज से याद रखना है, जब भी नाम आए ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब इस एपिथेलियल सेल का जो फ्री सरफेस है ये फोल्ड हो गया है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इस तरीके से। ये जो फोल्ड्स बन जाते हैं बहुत सारे नंबर में, माइन्यूट फोल्ड्स, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। तो याद रखना है, माइक्रोविलाई कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चलने वाले, मूवमेंट, लोकोमोशन करने वाले स्ट्रक्चर नहीं है। ये एपिथेलियल सेल का फ्री सरफेस का माइन्यूट फोल्ड है जिसका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो जब भी मैं नाम में लिखूं ब्रश बॉर्डर्ड, तो समझ जाओ कि वहाँ का एपिथेलियम सीधा सीधा रहने की बजाय फोल्ड हो गया है, और इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। तो आपने लिखा वो लाइन, इंटरनली लाइन बाय ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रैकेट में लिख दो, मीन्स the epithelium consists of, many microvilli, to increase the surface area। रिपीट कर रही हूँ, means epithelium consists of many microvilli to increase the surface area। ठीक है। तो देखो, सुनना ध्यान से, ऐसा कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन increases its surface area by 600 times so that it can easily cause absorption of food। लिखो स्टार लगा के एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन increases its surface area by 600 times, 600 times, and this helps in easy absorption of food, and this helps in easy absorption of food। तो देखो, अभी मैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा करने के बाद आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल का टिश्यू अरेंजमेंट समझाऊंगी, लेकिन आप इतना तो समझ गए हो कि खाने के
सबसे बाहर जो लेयर है वो है म्यूकोसा, उसके बाहर जो है वो है सब म्यूकोसा। तो देखना, एक डायग्राम विलाई माइक्रोविलाई समझने के लिए बना रहे हैं। ये है बीच का स्पेस, खाली जगह, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन यानी कि कैविटी, खाली जगह। इसी ल्यूमेन में हमारा खाना रखा होता है। तो जब हमने खाना डाला, खाना इस ल्यूमेन में स्पेस में जा रहा है, लेकिन देख रहे हो इसके बाहर ये एक बड़ी सी दीवार भी प्रेजेंट है। अब इस ल्यूमेन में खाने के बाहर जो सबसे पहले टिश्यू लेयर है उसे म्यूकोसा कहते हैं। देखना किस तरह से, ये टोटल मिलाकर 1 2 3 मिलाकर के पूरा कहलाता है म्यूकोसा। ये 1 2 3 के नाम क्या है अभी रुको, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा क्या है ये। फिलहाल देखो, सबसे अंदर ये जो थिक लेयर मैंने बनाई जिसमें फर्दर 3 लेयर्स हैं उसका नाम है म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बाहर ये जो एक और थिक लेयर है इसे कहते हैं सब म्यूकोसा। हो गए 2 लेयर। अब मैं इन दोनों में विलाई माइक्रोविलाई दिखा रही हूँ और एक सर्कुलर फोल्ड दिखा रही हूँ जिन्हें प्लाइके सर्कुलारिस कहते हैं। डिफरेंस देखना, पहले बनाने दो फिर समझ आ जाएगा। चलो अब देखो यहाँ ध्यान से, सब चीज़ों में डिफरेंस समझना है। सबसे पहले पिंक लाइन देखो, ये जो मैंने नंबर 1 लिखा था ये एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है। एपिथेलियल सेल का सरफेस अगर फोल्ड हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया उसे माइक्रोविलाई कहते हैं। तो म्यूकोसा लेयर में 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। सबसे अंदर वाली नंबर 1 एपिथेलियल सेल्स का लेयर है। और अगर सिर्फ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा फोल्ड हो जाए, यानी कि सिर्फ ये, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या नाम है इनका? माइक्रोविलाई। अगर पूरा म्यूकोसा फोल्ड हो, यानी कि 1 2 3 तीनों फोल्ड हो जाएं, तो कंप्लीट फोल्ड ऑफ म्यूकोसा को विलाई कहते हैं। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, फिंगर लाइक फोल्ड ऑफ
complete mucosa is called villi. एक को विलस कहेंगे, सबको विलाई. And only the folding of epithelium of mucosa is called microvilli. तो देखो, अगर मैं इसी डायग्राम को अलग से दिखाऊं, ये एक विलस है, एक विलस बनाया मैंने, और देख रहे हो इसके सबसे अंदर ये एपिथीलियम ही तो है. अब मैं अगर इसी के अंदर ये फोल्ड दिखा दूं, इसको क्या बोल देंगे? माइक्रोविलाई. तो कंप्लीट म्यूकोसा के फोल्ड्स को विलस या विलाई कहते हैं मिलाकर, और उसी विलस के ऊपर ये वाला सिर्फ एपिथीलियम फोल्ड हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई. और ये फिंगर लाइक फोल्ड है, ये भी बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक फोल्ड हैं, लेकिन सुनोगे ध्यान से, पूरा म्यूकोसा और थोड़ा सा सब म्यूकोसा सर्कुलर फोल्ड्स बनाना शुरू करें. सर्कुलर, हल्का सा सर्कुलर. इन सर्कुलर फोल्ड्स को कहते हैं प्लाइके सर्कुलरिस, या इनके और नाम भी लिखाऊंगी. इनको वाल्वुलाई कॉन्वेंटिस भी कहते हैं, या इनको वाल्व्स ऑफ कर्करिंग भी कहते हैं. पहले इस डायग्राम में सब फोल्ड का मतलब समझ जाओ. मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया 600 टाइम्स ज़्यादा है, सो दैट इट कैन ईजिली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन. 600 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ाने में 3 चीज़ों का रोल है. क्या क्या? सबसे पहले फिंगर लाइक फोल्ड ऑफ कंप्लीट म्यूकोसा, मतलब 1 2 3 तीनों को मिलाकर इस फोल्ड को विलाई कहते हैं. ये मैंने एक विलस दिखाया. विलाई के साथ साथ सिर्फ उसका एपिथीलियम फोल्ड हो जाए, पूरा एपिथीलियम, इस माइन्यूट फोल्ड को माइक्रोविलाई कहते हैं. और पूरा म्यूकोसा फोल्ड हो अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब म्यूकोसा, और ये सर्कुलर शेप का हो, उसे कहते हैं प्लाइके सर्कुलरिस. तो अब आपने ये डायग्राम कैप्चर कर लिया होगा. अब इसके नीचे लिखो, देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, देयर इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ड्यू टू formation of finger like foldings, due to formation of finger like foldings of mucosa, finger like foldings of mucosa called villi, finger like foldings of mucosa called villi. And small finger like projections या foldings and small finger like foldings of epithelium of mucosa and small finger like foldings of epithelium of mucosa called microvilli. Called microvilli. हाईलाइट करना विलाई को और माइक्रोविलाई को. नेक्स्ट लाइन, there are also present some circular folds, circular shape के, there are also present some
circular folds of mucosa and some submucosa. There are also present some circular folds of mucosa and some submucosa, comma, called plicae circularis, या valvulae conniventis या valves of Kirk-Rink, सारे नाम लिख दो, called plicae circularis या valvulae conniventis या valves of Kirk-Rink. ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सरफेस एरिया कितना टाइम्स बढ़ता है, ये भी आपको पता है, और किन किन रीज़न से बनता है ये भी आपको क्लियर है, और कौन सा फोल्ड किस चीज़ का है ये भी आपको पता चल गया। म्यूकोसा वेलाई, म्यूकोसा में सिर्फ एपिथीलियम माइक्रोवेलाई, पूरा म्यूकोसा विद सम सब म्यूकोसा, सर्कुलर शेप, प्लाइके सर्कुलरिस। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम इलियम के एंड में पहुंचते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होने जा रहा है, नंबर ऑफ दीज फोल्ड्स डिक्रीज, क्योंकि आखिरी में जाकर के इलियम में खाने का एब्जॉर्प्शन नहीं होना। वहाँ क्या बताया मैंने, सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट इकट्ठा करके एक साथ करके आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजना है। तो लिख दोगे एक पॉइंट, नंबर ऑफ दीज फोल्ड्स decrease, number of these folds decrease as we go towards the end of ileum, as we go towards the end of ileum. ठीक है, तो देखो अब एक बात ध्यान रखनी है, ये आपके 12th के सिलेबस में आता है वैसे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हिंट हम 11th में भी लेते हुए चलेंगे। हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अंदर से लाइंड है बाय म्यूकोसा। तो मान लो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा रही हूँ इस तरह से, ड्यूडेनम, जजनम, और फिर ये इस तरह से इलियम चल रहा है, सबसे अंदर म्यूकोसा है, जगह जगह म्यूकोसा में इस तरह से ये लिम्फोसाइट सेल्स के बंडल्स रखे हुए हैं। लिम्फोसाइट एक तरह का WBC होता है, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल, जिसका काम है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो खाना है, ल्यूमेन में खाना जा रहा है, अब खाने में ना जाने कौन कौन से पैथोजेंस चले जाएं, टॉक्सिन्स चले जाएं, और वो खाना सबसे पहले म्यूकोसा के कांटेक्ट में ही तो आ रहा है। तो म्यूकोसा में हमने खास करके इम्यूनिटी तैयार की हुई है, और इम्यूनिटी मतलब जगह जगह म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है लिम्फोसाइट सेल्स के एग्रीगेट। यहाँ लिम्फोसाइट बैठा है, यहाँ लिम्फोसाइट बैठा है, कि कहीं से भी आया तो म्यूकोसा में टच होते ही हम इसे मार देंगे। इस एसोसिएशन को कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही नहीं, जहाँ भी आपकी बॉडी में म्यूकोसा है वहाँ लिम्फोसाइट सेल्स के बंडल होते ही होते हैं। ये वाली कहानी आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में समझाई जाएगी।
फिलहाल मैं क्या कह रही हूँ, ये जो लिम्फोसाइट सेल्स के बंडल हैं, ये इलियम की दीवार में, मान लो ये इलियम है, इसकी दीवार में कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली दिखने लग जाते हैं। इसीलिए इलियम की दीवार में इन प्रोमिनेंट एग्रीगेट्स को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया। है वही चीज़, लिम्फोसाइट यानी कि WBCs के बंडल्स हैं, एग्रीगेट्स हैं जो इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन इलियम देख रहे हो ना, सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट इकट्ठा कर रहा है, जिसमें टॉक्सिन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ अपने काम की नहीं है, किसी वजह से काम की नहीं है ना, तो उससे इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इसने बचाव ज़्यादा किया हुआ है। तो ये जो लिम्फोसाइट सेल्स के एग्रीगेट्स होते हैं, इनको हम लिम्फोइड पैचेस कह देते हैं, और इस इलियम के लिम्फोइड पैचेस का नाम है पेयर्स पैचेस। तो लिखेंगे एक लाइन, इन द इलियम पार्ट, इन द इलियम पार्ट, in the ileum part, comma, there are aggregates of lymphocytes present. There are aggregates of lymphocytes present, comma, called lymphoid patches या Peyer's patches. In the ileum part, there are aggregates of lymphocytes present called lymphoid patches या Peyer's patches. Peyer's patches वाला नाम हाईलाइट करना इम्पोर्टेंट। तो देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लास्ट बात, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा है इलियम, और इसको अनडाइजेस्टेड वेस्ट इकट्ठा करके देना है लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को, जिसका नाम है सीकम। तो इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, सुनना पहले फिर मैं सब लिखा दूंगी, प्रेजेंट है इलियोसीकल वाल्व। अब मैं चाहती हूँ कि आप वाल्व और स्फिंक्टर में डिफरेंस एकदम अच्छे से ध्यान रखो। स्फिंक्टर मसल्स थी जो ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ओपनिंग दोनों तरफ से बंद है, और ये मसल्स रिलैक्स हो गई तो दोनों तरफ से ओपन है। लेकिन वाल्व कोई मसल्स का नहीं बनता, ये एक मैकेनिकल डोर है। कैसे? मान लो ये इलियम है और ये सीकम है। इलियम ने इस दरवाजे को धक्का दिया, वेस्ट खाना गिरा, जो भी है, जो भी इलियम से जाना था वो गिरा और ये बंद हो गया। अब इसका यहाँ से ओपनिंग हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मुझे बैक फ्लो को रोकना है तो मैं वहाँ स्फिंक्टर नहीं लगाऊंगी, वाल्व लगाऊंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि 2 वे आना जाना लगा रहे, होता तो मोस्टली सीधा सीधा ही है, लेकिन कल को उल्टा भी आना पड़ जाए तो आने दे, वहाँ पर क्या लगा होता है? स्फिंक्टर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में स्फिंक्टर नहीं है। जबकि देखो, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में याद है कार्डियक स्फिंक्टर था, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्फिंक्टर था, लेकिन इलियम और सीकम के बीच में क्या आया? वाल्व। जिससे कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो फीकल मैटर बनने वाला है, वेस्ट खाने का, वो बैक फ्लो ना कर सके।
तो लास्ट स्टेटमेंट लिखो, द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन opens into the ileum part of small intestine opens into the cecum part of large intestine, opens into the cecum part of large intestine, and this opening is regulated by, and this opening is regulated by ileocecal valve. लिखा है सामने, and this opening is regulated by ileocecal valve, comma, so this valve prevents, so this valve prevents backflow of, so this valve prevents backflow of undigested food waste, prevents backflow of undigested food waste from large intestine to small intestine, from large intestine to small intestine. इस वाल्व का नाम हाईलाइट करोगे, इलियोसिकल वाल्व। तो फिफ्थ पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म, अब हम देख रहे हैं सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। या इसको कहते हैं लार्ज बॉवेल। सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन या लार्ज बॉवेल। चलो अब सुनो, यहाँ पर इसका लेंथ है 1.5 मीटर और डायामीटर है 7.5 सेंटीमीटर। हालांकि वेरिएबल है, कहीं पर थोड़ा कम ज़्यादा भी होता रहता है, लेकिन मैक्सिमम जो हो सकता है वो है 7.5 सेंटीमीटर, एवरेज जो रहता है। क्योंकि इसका डायामीटर सबसे ज़्यादा है इसलिए इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में कहा था 6 से 7 मीटर, 6 to 7 मीटर लॉन्ग है, बट डायामीटर कम है। यहाँ देखो लेंथ बहुत कम है लेकिन डायामीटर ज़्यादा है। और वेरिएबल लिखने से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली को 7.5 चल रहा है, कहीं पर ऐसे ऐसे भी होता रहेगा, लेकिन एवरेज इतना ही रहेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स हैं। क्या क्या? लिखो नाम। सबसे पहले तो लेंथ लिख देना, डायामीटर लिख देना, और डायामीटर के ब्रैकेट में लिख देना दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, that is why it is called large intestine. Next, divided into 3 main parts. Divided into 3 main parts. लिख दो नाम पहले तीनों का, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, अब नाम लिख दिया, अब इसको साथ साथ डायग्राम बनाते जाते हैं और हर पार्ट का मतलब भी समझते जाएंगे।
चलो पहले मेरी बात सुनना ध्यान से। सीकम एक छोटा सा पाउच जैसा या थैले जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो करीब 6 सेंटीमीटर लंबाई का होता है, 6 सेंटीमीटर। तो छोटा सा बस एक पाउच है। ये सीकम का काम सिर्फ है रिसीव करना सामान इलियम से है। तो इन दोनों के यहाँ पर कहीं बीच में लगा होगा इलियोसीकल वाल्व। ये जो सीकम है ये ह्यूमंस में वेस्टिजियल माना जाता है। मतलब स्ट्रक्चर तो अपने पास है लेकिन फंक्शन कुछ नहीं करता। और ये एक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सैक लाइक मतलब कि इसमें कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ पर ये ख़त्म होगा। जब हमें कोई स्ट्रक्चर समझ नहीं आता ना, कैसे अचानक शुरू हो गया, कैसे एंड हो गया, तो हम उस स्ट्रक्चर को ब्लाइंड कह देते हैं। तो ये एक ब्लाइंड सैक जैसा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमंस में वेस्टिजियल है और यहाँ इलियम आकर अपना कंटेंट रिलीज़ कर देता है। इसमें इसने कोई फंक्शन नहीं किया, बस इलियम यहाँ ओपन हुआ है। और इसी सीकम का ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को भी वेस्टिजियल कहते हैं। सुन लो पहले, फिर सब लिखेंगे। तो सीकम और अपेंडिक्स दोनों को ह्यूमंस में वेस्टिजियल मानते हैं। इसको वेस्टिजियल मानने की एक ही मेन वजह है, इंसान में सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं होता। हम अगर सेल्यूलोज वाला कोई रिच खाना खा लें, किसी भी चीज़ में जिसमें सेल्यूलोज है वो हमने खा लिया, तो वो बिना डाइजेस्ट हुए हमारे फीसेस के साथ एज सच निकल जाएगा। तो सेल्यूलोज डाइजेशन नहीं हो रहा तो सीकम वेस्टिजियल है, बेकार है। क्योंकि बाकी जितने भी हर्बीवोर मैमल हैं, खास करके जैसे कि रैबिट है, वो जानवर सेल्यूलोज रिच फूड खाते हैं और उनके सीकम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं जो सेल्यूलोज डाइजेशन करते हैं। तो जिस मैमल के अंदर सीकम में सेल्यूलोज डाइजेशन हो सकता है उसका सीकम फंक्शनल है, और जिसमें सीकम नहीं करता सेल्यूलोज डाइजेशन उसको हम वेस्टिजियल कहते हैं। और उन जानवरों में जिनमें सीकम फंक्शनल है वहाँ पर अपेंडिक्स का भी यही सेम काम रहता है, बट अपना अपेंडिक्स भी क्या हो गया, वेस्टिजियल। ये हुई पहली बात। दूसरा, देखा गया है कि अपेंडिक्स में अपेंडिक्स के अंदर थोड़ा बहुत लिम्फॉइड एक्टिविटी हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा इलियम में पेयर्स पैचेस होते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों ने देखा, प्रूव किया कि यहाँ पर भी लिम्फोसाइट बंडल्स प्रेजेंट हैं, एग्रीगेट्स प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स अपेंडिक्स कैन फंक्शन एज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन्स डिटेल में सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आएंगे। फ़िलहाल समझो कि अगर लिम्फोसाइट का एग्रीगेट है तो इसे हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मान सकते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि काम नहीं है इसका सेल्यूलोज डाइजेशन में, तो ये वेस्टिजियल है। तो ध्यान रखना, कल को क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेस्टिजियल इन नेचर। बाकी तीन आपको पता है ऑप्शन कि ये तो फंक्शन करते हैं, और चौथा ऑप्शन वेस्टिजियल में अपेंडिक्स है, तो वो आंसर मार्क कर दोगे। लेकिन अगर कल को स्टेटमेंट आ गया कि अपेंडिक्स इन ह्यूमंस कैन शो सम लिम्फॉइड एक्टिविटी, तो आप इस स्टेटमेंट को गलत नहीं मान सकते, ये भी सही माननी पड़ेगी। वो अलग बात है कि कई कबार कुछ लोगों में इस अपेंडिक्स में कुछ वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि एस्कैरिस वॉर्म होता है, ऐसे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं।
टेप वॉर्म होता है, वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो जाए, या यहाँ पर कई कबार ना कोई फूड डिके हो जाता है, यहाँ खाना गिर जाता है और यहाँ पड़े पड़े सड़ने लगता है, इन्फेक्शन कर देता है। तो अगर गलती से अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी और बहुत दर्द होगा, जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो डॉक्टर कहता है अगर ये अपेंडिक्स फट गया, रप्चर कर गया, तो सेप्टिक कर देगा, पूरी दीवार में इन्फेक्शन कर देगा एलिमेंट्री कैनाल में। तो बेटर है आप सर्जरी करवाओ और ये टुकड़ा हम काट कर अलग कर देंगे। इसके कट कर निकल जाने के बाद भी लिम्फोसाइट्स चले जाएंगे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर अपेंडिक्स है और उसमें लिम्फोसाइट हैं तो थोड़ा इम्यूनिटी तो देगा ही, लेकिन अगर वो इम्यूनिटी चली भी जाए तो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। ठीक, समझ आई सब बातें। दूसरी बात, सीकम में माना कि कोई सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया नहीं है, बट इसके पास कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं ह्यूमंस के केस में, जैसे कि ई कोलाई, आपने सुना होगा, एस्चर्जिया कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्टेफाइलोकोकस। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे सीकम में रहते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब ये बैक्टीरिया हमारे अनडाइजेस्टेड फूड पर फीड करते हैं। वो तो हमारे लिए बेकार ही था, हम तो उसको फीसेस ही बनाएंगे आगे जाके, लेकिन बदले में हमसे खाना ले लिया इन्होंने अपनी तरफ से, और बदले में हमें कुछ वाइटामिन्स बना के देते हैं। तो जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रहते हैं और दोनों एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं तो उसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस ने हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट खाया और हमें बदले में वाइटामिन्स बना करके दे दिए, और ये वाइटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हमें नहीं मिले तो हमें वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक, सब बातें समझ आई? तो अब लिखोगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, सब लिखा है सामने, उसी में आगे लिखते जाना है, कुछ अलग से हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। बस लार्ज इंटेस्टाइन में आपने 3 पार्ट्स मेंशन करे, सीकम, कोलन, रेक्टम। अब इनके आगे बस लिखते जाओ। लिखो, सीकम is a pouch-like structure. Cecum is a pouch-like structure, comma, about 6 centimeter long. About 6 centimeter long. Next, the ileum part of small intestine. The ileum part of small intestine opens into cecum. The ileum part of small intestine opens into cecum and releases the undigested waste food. And releases the undigested waste food. Next, cecum gives rise to, cecum gives rise, R-I-S-E, gives rise to a blind finger-like projection. Gives rise to a blind finger-like projection called वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लिखा है सामने, मैं रिपीट कर रही हूँ। सीकम गिव्स राइज टू a blind
finger like projection. A blind finger like projection called vermiform appendix. नेक्स्ट स्टार लगा के एक पॉइंट. बोथ सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, both cecum and vermiform appendix are considered vestigial in humans. Both cecum and appendix are considered vestigial in humans. ब्रैकेट में लिखना because they don't have role in cellulose digestion. Because they don't have role in cellulose digestion. Next line. But appendix may show some lymphoid activity. But appendix may show some lymphoid activity. रिपीट कर रही हूँ. But appendix may show some lymphoid activity, so it is considered secondary. सेकेंडरी को 2 डिग्री भी लिख देते हैं. So it is considered secondary lymphoid organ. अंडरलाइन करोगे ये वाला पूरा स्टेटमेंट. बट अपेंडिक्स मे शो सम लिम्फॉइड एक्टिविटी, सो कंसिडर्ड एज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. नेक्स्ट पॉइंट. इन अवर सीकम यानी कि ह्यूमंस का, इन अवर सीकम देयर आर प्रेजेंट, इन अवर सीकम देयर आर प्रेजेंट सम symbiotic bacteria like E. coli, scientific name underline, like E. coli, lactobacillus, etc. रिपीट कर रही हूँ. In our cecum there are present some symbiotic bacteria like E. coli, lactobacillus, etc., which feed upon our undigested food, and in exchange release vitamins for us, like vitamin B1,
B3, B12 and vitamin K. रिपीट कर रही हूँ, which feed upon our undigested waste and in exchange secrete vitamins for us like vitamin B1, B3, B12 and vitamin K. ये चारों ऑप्शंस बेस्ट ऑप्शंस हैं, बट अगर इन चारों में से भी पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सा बनता है, तो सबसे मेजर ये दोनों हैं, लिख देना मेजर। इन चारों में देखें तो B1, B3 थोड़ा कम बनता है और सबसे ज़्यादा विटामिन B12 और विटामिन K बनता है। ठीक है, अब एक नोट लिखो। लिखो नोट में, इन herbivore mammals like rabbit, in herbivore mammals like rabbit, cecum is functional in nature. Cecum is functional in nature and well developed for digestion of cellulose. And well developed for digestion of cellulose. Because it consists of symbiotic cellulose digesting bacteria. Because it consists of symbiotic cellulose digesting बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हम ये डायग्राम आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने सिर्फ पहले पार्ट की बात करी है, यानी कि सीकम की। चलो, अब सीकम के बाद अगला पार्ट है कोलन। ध्यान से देखना, ये पूरा कोलन है। इसके हम टोटल 4 पार्ट्स करते हैं। कैसे कैसे? ये जो आगे को बढ़ा, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन के बाद ये जो जा रहा है साइड में इस तरह से हॉरिजॉन्टली, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। ये वाला जो फिर नीचे को आने लगा, ये है डिसेंडिंग कोलन, और ये लास्ट पार्ट सिग्मोइड कोलन। आप लोग ना डायग्राम एंड में बनाना जब कंप्लीट हो जाएगा। अभी लिखो, द कोलन पार्ट इज डिवाइडेड, द कोलन पार्ट is divided into 4 main parts. Into 4 main parts. Number 1, ascending colon. Number 2, transverse colon. Number 3, descending colon. और नंबर 4 सिग्मोइड कोलन।
नंबर 4 सिग्मॉइड कोलन। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हमें कोलन के डिटेल में डिस्कस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ़िलहाल आपने स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट करा और यहाँ तक का लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।